नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा दोपहर और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अवधेश। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड से इस वक्त हमारे पास है। उत्तराखंड में कोरोना के 999 मरीज हो गए, यानी कि 1000 में एक कम। आज प्रदेश में 41 नए कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा देहरादून में 25 मामले सामने आए हैं और टिहरी गढ़वाल में 11 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक हरिद्वार में और 3 चमोली में मिले हैं और इस तरह से अब तक कोरोना के 243 मरीज उत्तराखंड में ठीक भी हो गए हैं, लेकिन 7 लोगों की जान गई है कोरोना संक्रमण से। तो प्रवासियों की आमद के बाद लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 999 आंकड़ा पहुंच चुका है उत्तराखंड में। आज प्रदेश में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा देहरादून में 25 केस मिले। विनोद कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ था, जुड़े हुए फोन लाइन पर। विनोद, आप आंकड़े बढ़ रहे हैं और एक वक्त ऐसा था जब उत्तराखंड में नहीं के बराबर केस थे और अब 1000 को टच करने जा रहा है। ये कितने चिंतित है व्यवस्था वहां पर? जी देखिए राजेंद्र, अगर राज्य की बात करें, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और खासकर यानी 17 मई तक ये पूरे राज्य में पूरे 93 केस थे और अब ये करीब 15 दिन बीत चुके हैं। उसमें अब ये संख्या बढ़कर आज 999 हो गई है और यही आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें राज्य के अलग अलग जनपदों से संख्या में इजाफा होता जा रहा है और सैकड़ों केस हर प्रतिदिन लगातार सामने आ रहे हैं और आज भी 41 केस अब तक सामने आ चुके हैं, जो 2 बजे तक का हेल्थ बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो अब तक राज्य में 999 की संख्या पहुंच गई है और ऐसे में थोड़ी सी राहत ये भी होगी कि सैकड़ों लोग कल ही डिस्चार्ज भी हुए जो कोरोना पेशेंट से। ये भी एक थोड़ी सी राहत की खबर जरूर होगी, लेकिन लगातार मामले संख्या उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है, वो चिंताजनक जरूर है। और जिसमें आज बढ़ती संख्याओं में से यानी जो 41 केस आज राजधानी देहरादून में, 25 केस हैं अल्मोड़ा के हैं, हरिद्वार के, तो तमाम टोटल केस 41 अब तक आए हैं और पूरे राज्य की संख्या की बात करें तो 999 हो गए, यानी एक केस बचा है 1000 होने में। तो ये चिंता जरूर दर्शाता है राज्य सरकार के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने और तमाम जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं उनके सामने ये चुनौती भी है। और आखिरकार किस तरीके से कंट्रोल पर कोरोना पे कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, वो राज्य सरकार के सामने चुनौती भी बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका विनोद। 1000 का आंकड़ा छूने में सिर्फ एक मरीज की कमी उत्तराखंड में। बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं, आज 41 नए मामले उत्तराखंड में। कोरोना काल के बीच अमेठी में भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर पोस्टर लग गए हैं, जिसमें संकट के बीच उनके गायब होने की बात कही गई है। अब इसे लेकर प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि सभी जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से लगातार काम कर रहे हैं, कोरोना संक्रमण न फैले इसलिए एहतियात बरती जा रही है। तो देखिए, लापता सांसद से सवाल और तीखे सवाल पूछे गए हैं। अमेठी में ये पोस्टर चस्पा हुए हैं और नाराजगी इस बात की जताई जा रही है कि आखिर सांसद कब आएंगे। इस पर रीता बहुगुणा जोशी ने जवाब दिया है। तो आपको बता दें कि अमेठी में सांसद हैं स्मृति ईरानी। राहुल गांधी को वहां पर इन्होंने शिकस्त दी, लेकिन अब उनके खिलाफ ये पोस्टर वार छेड़ दिया गया है और इसको एक चीज़ और इसमें जोड़ी गई है। बीते दौर में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, जिसको कंधा भी स्मृति ईरानी ने दिया था और उसी तस्वीर को अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य में लाया गया और ये पूछा गया है कि कोरोना से पूरा जिला तड़प रहा है, क्या हमारी सांसद लोगों को कंधा देने के लिए ही आएंगे? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में 69,000 सहायक अध्यापकों के चयन की आखिरी लिस्ट जारी हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इस लिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। यह लिस्ट जिलावार आवंटन की गई है। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। काउंसलिंग के लिए 3 जून से 6 जून 2020 तक समय निर्धारित किया गया है। कुल मिलाकर 6 जून तक यूपी के सरकारी स्कूलों को 69,000 नए सहायक शिक्षक मिल जाएंगे और ये बड़ी बात होगी तमाम अड़चनों के बाद।
6 जून तक सभी जिलों में नए शिक्षकों की तैनाती होगी। 6 जून की तारीख बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 3 दिन बाद। नतीजे आ गए हैं। 75 जिलों के 67,867 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो गई है। योगी सरकार की दूसरी बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा 69,000 पदों की भर्ती परीक्षा के लिए आखिरकार चयनित अभ्यर्थियों या कहें भावी शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। हमारे साथ में इस समय वो अभ्यर्थी भी मौजूद हैं जिनको इसमें चयन हुआ है और अब ये आने वाली जो पीढ़ी है हमारी उसको पढ़ाएंगे, शिक्षक बनकर उनका भविष्य उज्जवल करेंगे। हम सीधे इन अभ्यर्थियों से ही बात करते हैं क्योंकि शिक्षक बनने का इनका जो सपना था ये इतना आसान नहीं था, ये राह इतनी आसान नहीं थी। एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी, 1.5 साल से भी ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ा। तो हम बात करेंगे सीधे इन अभ्यर्थियों से ही। बहुत बहुत बधाई पहले आप सभी को हमारी तरफ से। सर्वेश, ये बताएं आज क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबी लड़ाई थी और आखिरकार सूची जारी हो गई, भावी शिक्षकों की सूची कह सकते हैं। जी, सबसे पहले तो इस लड़ाई को अच्छे से लड़ने के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं से राज्य सरकार पीछे हट रही थी, तभी ये लड़ाई इतनी लंबी चली और लगभग 1.5 साल हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भर्ती का विज्ञापन लगभग 1.5 साल पहले आया था, दिसंबर 2018 में, और भर्ती परीक्षा होने के बाद में लगातार कोर्ट चलता रहा और हम सभी अभ्यर्थी जब 6 मई को इसका ऑर्डर आया हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में, तब जाके सुकून में हम लोग को मिला और कहीं ना कहीं से हम लोग बहुत खुश हैं कि हाँ, हम जिला आवंटन की जो सूची जारी हुई है उसमें हमारा नाम है और हम लोग जल्दी से जल्दी अब काउंसलिंग करा के 6 मई को नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। तो ये बताइए क्या कहना चाहेंगे आज, क्योंकि अच्छी मेरिट लाए तभी इतनी पसंद का जिला करीब का मिला। जी, ये सर, ये मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हम लोग ने दिन देखा है ये भी राज्य सरकार की ही देन है, क्योंकि और सारी पार्टीज़ जो थी अपोजिशन में वो कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट नहीं कर रही थी, योग्यता के साथ नहीं दे रही थी। एकमात्र बीजेपी ही पार्टी ऐसी थी जो योग्यता के साथ जुड़ी थी और लास्ट तक हम लोग के साथ लड़ी और हम लोग लास्ट में जीते, क्योंकि जो सच्चाई होती है ना वो कहीं ना कहीं निकल के आ ही जाती है। तो राइट नाउ हम लोग बहुत खुश हैं और अभी हम लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लेने के उसमें प्रोसेस में हैं और जल्दी हम लोग नियुक्ति पत्र पा जाएंगे और अपने अपने विद्यालयों में होंगे। तो यहाँ पर हमने अभ्यर्थियों की बात को सुना, बहुत खुशी है आज उनको कि वो भी अब भावी शिक्षक होंगे। लेकिन जो दिक्कत है, जो अफसोस है, वो सिर्फ इस बात का कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो इतने समय तक लटका। और इनका एक सुझाव भी है सरकार को कि जब सिविल सर्विसेज समेत तमाम परीक्षाएं बिना किसी विवाद के आराम से हो जाती है तो आखिर बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों में इतनी अड़चनें क्यों? तो निश्चित रूप से सिस्टम में बदलाव, उसमें सुधार की ज़रूरत है और ये सरकार को करना भी चाहिए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। शिक्षक भर्ती को लेकर एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग के तुरंत बाद प्रदेश में इन शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी। क्या कहना चाहेंगे आज आप, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई थी, सरकार को भी बहुत लड़ना पड़ा है इस भर्ती को यहाँ तक लाने के लिए। निश्चित रूप से शैलेश जी, पहले तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में जब दुनिया और अपने देश में भी बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है आज के समय में, जो तमाम सारे ऐसे लोग 2-3 महीने के कारण दुनिया भर में नौकरियां चली गई लोगों को, भारत में तो ऐसी विशेष स्थिति नहीं हुई, लेकिन कम से कम भर्ती होने का ये पहला उदाहरण होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने 69,000 नौजवानों को रोज़गार देने का जो काम किया है ये अपने आप में ऐतिहासिक है और इस देश की इस लॉकडाउन की सबसे बड़ी सकारात्मक खबर है। और इस अवसर पर मैं जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको आज बधाई देना चाहता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो हमारे बेसिक शिक्षा परिवार का हिस्सा बनेंगे, इस पर मुझे प्रसन्नता है। सर, जो लड़ाई चल रही थी वो थी योग्यता को लेकर। योग्यता को लेकर ही ये पूरा मामला कट ऑफ को, पासिंग मार्क्स को लेकर कोर्ट में पहुंचा था। बहरहाल जो सरकार की मंशा थी उसी के हिसाब से अब जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी, वो आ रहे हैं। क्या लगता है कितना बड़ा बदलाव आने वाला है? नहीं, शुरू से इसी बात को लेकर ये मामला न्यायालय में गया था
क्योंकि सरकार की ये मंशा थी कि हमारे पास पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। 69,000 शिक्षकों की हमको भर्ती करनी थी और 4,31,000 लोगों से ज़्यादा आवेदन हुए थे। 4,09,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। तो हम चाहते थे कि इसमें से जो उत्कृष्ट छात्र हैं, जो मेरिटोरियस छात्र हैं, ऊंचे कटऑफ पर उनको हम भर्ती कर सकें। इसी बात को लेकर मामला न्यायालय में गया था और न्यायालय ने सरकार की बात पर मुहर लगाई। देखिए, शिक्षा मित्रों को लेकर योगी सरकार ने बहुत संवेदना दिखाई है। आपको पता होगा, पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने बिना समुचित संशोधन किए एक्ट में उनका समायोजन कर दिया था, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गैर कानूनी घोषित किया। उसके बाद वापस वो 3,500 रुपये के वेतन पर आ गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और योगी सरकार ने संवेदना दिखाते हुए तुरंत ही उनका वेतन 10,000 रुपये किया। अभी मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि इस बार भी ये जो परीक्षा हुई है, 8,000 से अधिक शिक्षा मित्रों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है। उनका वेटेज उनको मिलेगा, उसके कारण उनमें से अधिकांश चयनित होंगे। तो शिक्षा, और अभी हमने विगत दिनों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी जो विथ सैलरी मातृत्व अवकाश मिलता है जो महिला शिक्षकों को, वो हमने दिया है। पीपीएफ में उनके भी कटौती हो सके, उनके भी जीवन की सुरक्षा भविष्य की हो सके, उसकी सुविधा हमने अपने स्थायी अध्यापकों के साथ शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी की है। हम उनकी पूरी चिंता करते हैं। वो हमारे बेसिक शिक्षा परिवार का हिस्सा हैं, वो अपना योगदान कर रहे हैं विभाग में। उनके साथ हम हमेशा से उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ कोई भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी को, जिन्होंने कहा कि एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की और अब जो शिक्षक आएंगे इसके बाद इन सरकारी स्कूलों की भी एक बदली हुई तस्वीर सब लोग देखेंगे। एक रिक्शा चालक, एक मजदूर के बच्चे को भी वैसी ही शिक्षा मिलेगी गुणवत्ता परक जैसी बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स में बच्चों को मिलती है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती से विवादों का साया हटने का नाम नहीं ले रहा। आवेदन फॉर्म भरते वक्त तमाम अभ्यर्थियों ने गलतियां कर दी थीं। अपनी इन गलतियों की वजह से ऐसे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। ऐसी गलतियां करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आज प्रयागराज में बेसिक शिक्षा परिषद दफ्तर पर प्रदर्शन किया और अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका दिए जाने की मांग की। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों में तमाम महिलाएं भी शामिल थीं। सर, हम 69,000 भर्ती में सम्मिलित हैं और हमें आजमगढ़ जिला आवंटित हुआ है। हमारा अनुरोध है कि हमारे आवेदन सहायक अध्यापक भर्ती का फॉर्म भरते समय उसमें बीए के प्राप्तांक और पूर्णांक में त्रुटि हो गई है। तो अतः हम सचिव महोदय से यही निवेदन कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से कि हमें एक संशोधन का पिछली भर्ती 78,500 के तहत 500 की तरह हमें इस भर्ती में भी एक संशोधन का शासनादेश जारी करें ताकि हमें मौका मिल सके और हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा सके। सर, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में बच्चों से फॉर्म भरते वक्त कुछ त्रुटियां हो गई, बच्चों से या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा। तो सर हुआ क्या, बहुत से बच्चों का, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो 798 की जगह कैफ़े वाले ने 198 कर दिया। इसकी वजह से डायरेक्ट मेरिट में बहुत नीचे चले गए। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को हटाया गया है। आदेश गुप्ता बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, मनोज तिवारी को अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है और नई नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हुई है। आदेश गुप्ता को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दरअसल मनोज तिवारी को मौका मिला था कि पूर्वांचल का एक चेहरा स्थापित किया जाए। दिल्ली में जो पूर्वांचल और बिहार से जुड़े जो वोट हैं उनको अपने पास लाया जाए, लेकिन शायद बहुत हद तक विधानसभा के स्तर पर मनोज तिवारी सफल नहीं हुए। और तमाम चीजें हो सकती हैं, पार्टी ने क्या सोचा, क्या उनका विश्लेषण रहा, लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में बनाया गया है। ये चौंकाने वाला फैसला मनोज तिवारी, वैसे उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा पिछला विधानसभा का और उसमें परास्त हुई, लेकिन वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का अच्छा था। बावजूद इसके लॉकडाउन खत्म होने और अनलॉक के पहले फेज के दूसरे दिन ऐसा राजनीतिक निर्णय चौंकाने वाला। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, वजह क्या है इसकी और आदेश गुप्ता कौन है?
देखिए सर बताएं तो ये दिल्ली विधानसभा चुनाव जिस हिसाब से हुए थे, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अगर बात करें तो वहां पर मनोज तिवारी ने नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए हार के बाद इस्तीफा दिया था और उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अभी से लगातार नए चेहरे तलाश रही थी कि किसको वहां पे बनाया जाना है प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन चूंकि लॉकडाउन लग गया था, इस वजह से पार्टी कई सारी गतिविधियां रुक गई थी। अब फिर से पार्टी गतिविधियां शुरू हुई, तो ऐसे में आदेश गुप्ता को नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली के कार्यकर्ता है जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले क्या किसी महत्वपूर्ण पद पर रहे आदेश गुप्ता, अविनाश? देखिए अगर अभी तक बात करें, दिल्ली प्रदेश के अंदर महत्वपूर्ण पदों पे नहीं रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में रहा है हमेशा से कि किसी को भी कोई पद मिल सकता है, तो लिहाजा ये आदेश गुप्ता को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बड़ी खबर है ये राजनीतिक दृष्टिकोण से और उत्तर प्रदेश के भी दृष्टिकोण से। अविनाश, जाहिर सी बात है मनोज तिवारी उन लोगों को रिप्रेजेंट करते थे दिल्ली बीजेपी के भीतर भी और दिल्ली में भी जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं या पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं, और वो एक बड़ा वोटर है दिल्ली के भीतर। अब अगर मनोज तिवारी को रिप्लेस किया गया है और आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे भी कुछ कैलकुलेशन होंगे। आदेश गुप्ता का बैकग्राउंड क्या है? देखिए अगर अभी तक बात करें तो आदेश गुप्ता के बारे में जो जानकारी मिली है, एक दिल्ली के कार्यकर्ता रहे हैं और दिल्ली के लगातार तमाम सारी पॉलिटिकल गतिविधियों में सक्रिय रहे भारतीय जनता पार्टी के, और उनका जो है एक बड़ा बैकग्राउंड रहा खासतौर से बनिया समाज में दिल्ली के अंदर। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये निर्णय लिया है, क्योंकि अब मनोज तिवारी पहले से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और दिल्ली चुनाव में खास फायदा नहीं दिखा। खासतौर से अगर बात करें तो यूपी बिहार के जो वोटर थे उन्होंने खास फायदा नहीं दिखा उनका, लेकिन अब दिल्ली के जो लोकल है उनको अध्यक्ष बनाने का निर्णय किया गया है कि जिससे दिल्ली के अंदर ये संदेश दिया जा सके कि उनके बीच किसी को अध्यक्ष बनाया गया है। जी अविनाश, चूंकि इस वक्त कोई रैली हो नहीं सकती, कोई गैदरिंग हो नहीं सकती, तो इस बीच में कार्यभार कैसे संभालेंगे आदेश गुप्ता? देखिए अभी तक आदेश गुप्ता की तरफ से कोई बयान निकल के नहीं आया, लेकिन पार्टी कार्यालय पहुंच के वो औपचारिक तौर पर कार्यभार संभालेंगे। और अविनाश, जाहिर सी बात है इस फैसले से दिल्ली बीजेपी के नेताओं के बीच में भी एक किस्म की खलबली होगी। जी अगर बात करें तो पिछले काफी दिनों से लॉगिंग लग रही थी और लॉगिंग के बाद जो ये लगाया जा रहा था, ये कोशिश की जा रही थी कि वहां पे जो है नया प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने तरीके से लगाया जाए, लेकिन ये एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष आया है कि जो वो अपनी तरफ से जो है लेकिन नया चेहरा दिया गया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। बिल्कुल अविनाश, लेकिन सवाल ये भी है कि अब जब पूरा नेतृत्व बदला जा रहा है, आदेश गुप्ता आए हैं, तो वो अपने हिसाब से पूरी टीम सेट करेंगे। मतलब ये हम समझ सकते हैं कि अब जो दिल्ली की बीजेपी है एक नए रंग, एक कलेवर में स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। जी तो अगर बात करें तो अब बीजेपी की जो नए फ्लेवर है, खासतौर से बीजेपी को फिर से शुरुआत करने के प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उसके बाद उसको फिर से शुरुआत करने की, जिससे कि वो आने वाले वर्षों में जब चुनाव हो दिल्ली के अंदर तो वो मजबूती प्राप्त कर सके। अभी आने वाले समय में एनपीडी के चुनाव होने हैं, ऐसे में दिल्ली के जो भाजपा यूनिट है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो एनपीडी पे अपना कब्जा बरकरार रख रहे, क्योंकि केजरीवाल सरकार इस बार कोशिश करेगी कि जिस प्रकार से तीसरी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने हैं तो एनपीडी पर कब्जा आम आदमी पार्टी का हो। अब बहुत चौंकाने वाला फैसला है अविनाश, इसके संकेत भी कभी किसी ने दिए आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी कभी, अविनाश कि ऐसा भी हो सकता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद रही थी जो लाइमलाइट में कम रहे हैं, लेकिन चूंकि अब देखिए जिस प्रकार से जब मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली के चुनाव हारे, उसके बाद से कयास लग रहे थे कि कोई हाई प्रोफाइल चेहरा हो सकता है, कोई बड़ा चेहरा हो सकता है, लेकिन इस बार एकदम साधारण चेहरे को बनाया गया है जिससे कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा जाए और कार्यकर्ता जो है ये सोचे कि वो एक बार फिर से कार्यकर्ता के अंदर उत्साह आए और जिससे कि कार्यकर्ता निकल कर आकर साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते रहे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी हमने ये प्रयोग देखा गया था कि एकाएक केशव प्रसाद मौर्य जो कि अब डिप्टी सीएम है, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, जिसका नतीजा 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। अविनाश, ये बात आपने ठीक कही बहुत हद तक कि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल चेहरों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कोई बहुत परंपरा नहीं रही है बीजेपी के अंदर, लेकिन फिर भी आदेश गुप्ता कमोबेश एक अनजान चेहरा है मनोज तिवारी के सामने, और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना जिनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी मीडिया में भी उपलब्ध नहीं है या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं है इस वक्त, वो भी जबकि अभी अनलॉक के फेज का पहला चरण चल रहा है, क्या कोई बात हुई, कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से फैसला लिया गया अविनाश? देखिए अगर बात करें जब मनोज तिवारी को बनाया गया था बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में,
तब यही माना गया था कि मनोज तिवारी एक बड़ा चेहरा है और वो भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं और यूपी पूर्वांचल के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो वोटर हैं उनको काफी ज्यादा संख्या में लुभा सकते हैं। यही सोच के उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन कहीं अगर देखा जाए तो जो दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे आए उसमें मनोज तिवारी कहीं पर भी खड़ा नहीं उतरे। हर जगह से जो सोच के उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था वो कोई भी दायित्व पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में ये यहाँ पे राय मशविरा हो रहा था कि किस तरीके से जो नया अध्यक्ष हो उसको लाया जाए, जिससे कि जो नया अध्यक्ष वो लोगों के बीच में जाके काम करे, लाइमलाइट में भले ना हो लेकिन कम से कम इस तरीके से कि दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर ये संदेश जाए कि ऐसे लोगों को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है जो कि फिल्मी जगत में है या फिर बड़ा नाम है या फिर बिल्कुल ही। क्या अविनाश मान सकते हैं कि बीजेपी को जिस तरीके से कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, हालांकि यहाँ पर कैडर को भी अपनाया गया, यहाँ पर बड़े चेहरों को भी अपनाया गया, बहुत ज़्यादा सफलता विधानसभा के स्तर पर नहीं मिली, एक बार फिर से बीजेपी को आना पड़ा अपने उसी कैडर पर कि हम जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उसको फिर से मैदान में उतारे, चेहरा बहुत ज़्यादा चमकदार हो, वो सफलता दिला दे, बहुत उसकी गारंटी नहीं दिख रही है। निजी उद्देश्य होगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक साधारण कार्यकर्ता को ये दायित्व दिया है, जिससे कि ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और कार्यकर्ता को जोड़ सके। यही सबसे बड़ा कारण रहा है, क्योंकि अभी तक दिल्ली में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बनते थे तो या तो बड़े नेता बनते थे या फिर जो पहले से लाइमलाइट में होते थे वो बनते थे, या फिर कुछ जो है जिस तरीके से लॉबिंग, अगर हम दिल्ली देखें, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कई धड़ों में बटी हुई है। एक विजय गोयल का धड़ा है तो दूसरा डॉक्टर हर्षवर्धन का धड़ा है, इस तरीके से 3 बड़े धड़े में बटी हुई है। बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण अविनाश है। क्या ये धड़ेबाजी भी वजह रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार ये आरोप लगाए गए थे कि वो व्यक्ति दिल्ली बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दिल्ली का है ही नहीं, और जिन धड़ों की आप बात कर रहे हैं हो सकता है उनके अंदर भी असंतुष्टि रही हो, खुलकर नहीं आ रही थी। क्या ये तमाम वजहें भी इस बदलाव के कारण बन गई क्या? अविनाश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अब देखिए वाकई बड़ी खबर, राजनीतिक मायने इसके बहुत ज़्यादा, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि 2016 में जब बहुत बड़े फैंफेयर के साथ इनको दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था तो उम्मीद यही थी बीजेपी को कि शायद इनका जो यूपी का बैकग्राउंड है, पूर्वांचल का बैकग्राउंड है, और जैसे दिल्ली में वो एक वोट ब्लॉक है मजबूत, बिल्कुल उसके आधार पर संभवतः वो आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को बहुत अच्छा मुकाबला देंगे, बहुत अच्छा चैलेंज देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो हुआ नहीं। बिल्कुल, लोकसभा में हुआ लेकिन विधानसभा में कमाल नहीं कर पाया, और इसका सीधा जो निशाना था सियासी आम आदमी पार्टी लगातार साधती थी, प्रदेशवाद का मुद्दा उठाकर, स्थानीय चेहरे का मुद्दा उठाकर, और जैसा कि अविनाश ने बताया कि धड़े कई पहले से काम कर रहे हैं, तो क्या उन धड़ों का दबाव काम आ गया या फिर आम आदमी पार्टी का सीधा निशाना काम आ गया, ये तमाम सवाल है। हम इस खबर को आगे भी ट्रैक करेंगे, हम आपको बताएंगे इस खबर से जुड़े तमाम पहलू, और भी दूसरी खबरों पर नजर रखेंगे, लेकिन पहले ब्रेक।